हेलो, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। जैसा कि आपको पता है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है जिसमें हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन कवर कर लिया है। हमने एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश एम्पायर कैसे एक्सपेंड करती है इंडिया में, इसको हमने कवर कर लिया है। हमारे आगे के जो लेक्चर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा कैसे यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, ट्रेड के बहाने से आते हैं, ट्रेड के बाद कैसे वो टेरिटरी एक्सपेंशन और अपनी रिलीजियस इम्पोजिशन को स्टार्ट कर देते हैं। कैसे हमने देखा कि डिफरेंट जो यूरोपियन पावर्स हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे पोर्टुगीज़ हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, सबके बीच में एक राइवलरी चलती है। सब अपने राइवलरी के बीच में अपने ट्रेड को भी ऊपर लेके जाते हैं। कैसे हमने देखा कि वो बंगाल में अपना एक्सपेंशन करते हैं, कैसे मैसूर में एक्सपेंशन करते हैं। उनके डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ जैसे सब्सिडरी अलाइंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके वो इंडिया पे कैसे रूल करना शुरू कर देते हैं। जो एक ट्रेड के पर्पस से आने वाली कंपनी, जो पुर्तगीज़ कंपनी होती है, जिसकी शुरुआत पुर्तगीज़ से हुई थी, वो डच, डेन्स एंड फ्रेंच एंड देन ब्रिटिश, और उसमें भी ब्रिटिश ने अपनी सुपरमेसी को कैसे वहाँ पे साबित किया, कैसे उसने फ्रेंच को डाउनवर्ड किया, कैसे पुर्तगीज़ से वॉर करके और अपने टैक्टिक्स से उसको डाउनवर्ड फील कराया, और धीरे धीरे करके उसने सभी अदर यूरोपियन पावर्स को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। हमने सारी चीज़ें एडवेंट ऑफ यूरोपियन में डिस्कस की। उसके बाद हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश अपनी एक्सपेंशन करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जहाँ पे वो कैलिकट से अपनी शुरुआत करते हैं, जहाँ पे यूरोपियन पावर्स का आना इंडिया में शुरू हुआ। केप ऑफ गुड होप के थ्रू वो आते हैं और आके अपनी शुरुआत वो कैलिकट से करते हैं, मसूलीपट्टनम से करते हैं अपनी फैक्ट्रीज़ बनाने की। जहांगीर के कोर्ट में कैसे उन्होंने अर्जी लगाई, ये सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया। लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेड से अपनी मोनोपोली डिफरेंट करने लगते हैं, वो ट्रेड से टेरिटरी एक्सपेंशन की तरफ आने लगते हैं। हमने देखा कि कैसे बंगाल में सिराजुद्दौला से चीट करके बैटल ऑफ पलासी होता है और उस बैटल ऑफ पलासी को ये लोग अपनी विन करते हैं। उसके बाद हमने देखा कैसे सुजाउद्दौला बैटल ऑफ बक्सर में एक डिसिसिव विन होती है ब्रिटिश एम्पायर की, जहाँ पे वो साबित कर देते हैं कि अब हमसे बड़ी पावर कोई नहीं है। वहीं पैरेलली मराठा जो इन्वॉल्व थी अहमद शाह अब्दाली से वॉर में, वहाँ पे मराठा कमज़ोर हो जाती है। एक तरफ मुग़ल डिसइंटीग्रेट हो रहा था। इन सारे सिनारियों में अगर सबसे ज़्यादा विन विन सिचुएशन थी किसी की, तो वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी दिन ब दिन फ़ायदे में जा रही थी, उसके ट्रेड बेनिफिट बढ़ते जा रहे थे। और हमने ये भी देखा कि कैसे उसने अपनी पॉलिसीज़ से, वो सब्सिडरी अलाइंस की पॉलिसी हमने देखी कि कितनी कूटनीतिक पॉलिसी ये थी, जिसमें कि वो अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखते थे हमारे किंग्स के यहाँ। डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में जो हमारे किंग्स होते थे, लोकल किंग्स, इंडियन किंग्स, वो दूसरी टेरिटरी के डर से सब्सिडरी अलाइंस में आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब्सिडरी अलाइंस से सेफ रहेंगे। एक रिंग ऑफ फेंस की भी थ्योरी हमने पढ़ी, जिसमें बफर स्टेट का हमने पढ़ा कि अगर ये ब्रिटिश एम्पायर है तो कैसे ब्रिटिश एम्पायर एक बफर जोन क्रिएट करती है, और बफर जोन क्रिएट करने के बाद वो अपनी टेरिटरी को बचाना चाहती है। और उस बफर जोन में भी हमने ये देखा कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं, मिलिट्री एक्सपेंसेस, वो हमारे उसी किंग के द्वारा उसको तय कराई जाती थी। आज हम आगे बढ़ेंगे, जब इतने केओस बढ़ रहे हैं, ब्रिटिश जब इतना सप्रेशन कर रही है, एक तरफ मुगल को डिफीट कर दिया है, अवध को डिफीट कर दिया है, बंगाल के जो नवाब हैं उनको डिफीट कर दिया है, वहाँ पे लोगों के बीच में कैसे टशल बढ़ता है, लोग कैसे उससे परेशान हैं, उनकी सब्सिडरी अलाइंस की पॉलिसी से किंग्स भी परेशान हैं, उनकी जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ है। हमने लगान मूवी में भी देखा कैसे लैंड पे वो टैक्स लगाते हैं, कैसे ज़मींदारी सिस्टम और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स लेके आते हैं। वो इन सभी चीज़ों से परेशान होकर कैसे टैक्सेशन पॉलिसीज़ और परमानेंट सेटलमेंट और डिफरेंट डिफरेंट सेटलमेंट्स की वजह से इंडिया की जो आवाम है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो कैसे परेशान होती है। तो इन सभी चीज़ों पर अब हम डिस्कशन करेंगे। हमें देखना है आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857। बिफोर 1857 क्यों? 1857 एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डेट, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इवेंट आता है जहाँ से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हमारे आने वाले चैप्टर में हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हमें देखना है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले क्या सिनारियो था। सिविल अपराइजिंग देखेंगे, हम ट्राइबल अपराइजिंग देखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि इंडिया में एक बड़ी आबादी है जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है। जैसे हमारे छोटा नागपुर जो टेनेंसी है, जो हमारा संथाल परगना है,
जिसको हम मौजूदा वक्त में झारखंड के नाम से जानते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में डिफरेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है। उन ट्राइबल पॉपुलेशंस पे कैसे सप्रेशन करती है ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश अपना एकाधिकार चाहती थी। वो चाहती थी कि जहां भी इंडियन टेरिटरी है वो सारी ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाए। उसने अपने जितने टैक्टिक्स हैं, चाहे वो वॉर के टैक्टिक्स हों, चाहे उनकी पॉलिसीज़ हों, चाहे उनके लैंड टैक्स हों, सारी चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट करके उन्होंने अपना टारगेट बनाना चाहा। तो क्या आपको लगता है जब एक रेजिस्टेंस किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की एक कैपेसिटी होती है, ब्रिटिश इंडिया में आके इंडिया की मार्केट की मोनोपोली, जो इंडिया का भी एक्सपोर्टर हुआ करता था, उसको ट्रेड डेफिसिट में डाल देती है। हमारे यहाँ के लोग अनएम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे का तो एक रेजिस्टेंस होगा ना, एक अंडर करंट तो बनता ही आएगा ना। लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? और यही हुआ जब ब्रिटिश अपनी पावर को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने लगी, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने लगी, लोकल लोगों पे इम्पैक्ट करने लगी, फॉरेस्ट के राइट को छीनने लगी ट्राइबल से, ट्राइबल के जो सिस्टम्स हैं सती पे उन्होंने हाथ डाला। अलग अलग चीज़ें हम देखेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों के अंदर रेजिस्टेंस आ रहा था। तो आज हम सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से लोकेशन थे, कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स हुए, जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत मैटर करते हैं, जिन्होंने एक नींव रखी, जिन्होंने एक फाउंडेशन रखी, जिस फाउंडेशन के बाद हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कैसे रिवॉल्ट होता है 1857 का। और वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 कैसे हमें आज़ाद हिंदुस्तान का ख्वाब दिखाता है, कैसे नेशनलिज्म का एक अप्रोच जो है, कैसे लोग यूनाइट होते हैं। आपने देखा जब एक कॉमन गोल होता है, रेवोल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि एक कॉमन गोल होना चाहिए एक बड़ी आबादी का। तो आज हम इस कॉमन गोल से पहले की जो फाउंडेशन है उस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहला टॉपिक रखा है उसका नाम है सिविल अपराइजिंग। सिविल का मतलब क्या होता है? सॉरी, सिविल का मतलब क्या होता है? सिविल अपराइजिंग हम उस अपराइजिंग को कहेंगे जिस अपराइजिंग में हमारी मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नॉर्मल हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी सिविलियन पॉपुलेशन जो रिवॉल्ट करती है, जिसमें हमारे आर्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, किसी ऐसी पावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उसे हम सिविल अपराइजिंग कहेंगे। तो आज हम देखते हैं कि सिविल अपराइजिंग में हमें क्या क्या चीज़ें क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। हमने अभी बहुत सारे कॉजेज़ पे बात की, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या कॉजेज हैं। चेंजेस इन द इकोनॉमी, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सिस्टम ही चेंज हो गया। ये इंडिया जो एक मार्केट हुआ करता था, वर्ल्ड के लिए ये मार्केट था। हमारे यहाँ से हैंडीक्राफ्ट बनके, हमारे यहाँ से कॉटन्स, हमारे यहाँ से सिल्क, हमारे यहाँ से डिफरेंट आइटम्स बनके जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे और हम इनकम कमाते थे। हमारा बंगाल अकेले में जो इतना ट्रेड करता था, उस पे आके ब्रिटिश ने अपनी काली नज़र डाली और सारे ट्रेड को इन्होंने इंडिया को जस्ट एज ए मार्केट बना के छोड़ दिया। अपनी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू, अपनी नई टेक्निक्स के थ्रू इंडिया को बस एक इन्होंने एक रॉ मटेरियल का अपना एक अड्डा बना के छोड़ दिया, जहाँ से ये रॉ मटेरियल उठाते थे, ब्रिटिश के मार्केट में जाके ये ट्रेड करते थे और इंडिया को फ़ायदा नहीं हो के बल्कि इन्होंने अपने आप को फ़ायदा पहुँचाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को इकोनॉमिक लॉस ऐसे दिया। और क्या चीजें हुई? एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे इन्होंने अलग अलग अलायंसेस, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मिस गवर्नेंस के नाम पे हमने देखा कैसे अवध को इन्होंने मिस गवर्नेंस के नाम पे उनकी पावर को अक्वायर कर लिया। कैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में इन्होंने कहा कि जो हेरिडिटी है, जो अगर एक हीयर जो हमारा एडॉप्टेड हेयर जो होता है, अगर उसको किंग बनाते हैं तो उसकी पूरी टेरिटरी पे उसका राइट नहीं होगा, पर्टिकुलरली उसके फादर या किंग की प्रॉपर्टी पे उसका राइट होगा। ये सारी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स देखी। लैंड रेवेन्यू की अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट्स लाइक परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट्स, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट लैंड रेवेन्यू हमने देखे। हमने बॉलीवुड की मूवी में भी देखा कि कैसे लगान में टैक्स के बारे में दिखाते हैं कि आप पर्टिकुलर लैंड पे आप फार्मिंग कर रहे हैं, ईदर यू विल गेट द बेनिफिट और नॉट, बट यू हैव टू पे द टैक्स टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस सेपरेशन की वजह से जो हमारे जमींदार थे उनके जमीन चले जाते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। अब देखिए, जमींदार एंड पॉलीगर्स लॉस ऑफ देयर लैंड्स, जो हमारे जमींदार थे उनके लैंड जा रहे थे, जो हमारे पंडित थे, जो हमारे मौलवी थे, उनकी जो रिलीजियस स्टेबिलिटी थी, जो एक वर्चस्व था उनका, जो उनका एक कनेक्शन था अपनी सोसाइटी में अपने रिलीजन के लोगों से, जो एक बिलीफ सिस्टम था,
उनको वहां पे अपना लॉस दिखने लगा। पंडित्स एंड जो मौलवीज थे लॉस दियर ट्रेडिशनल पैट्रॉन्स, जो एक पैट्रोनेज वो लेके आ रहे थे उस पैट्रॉन्स को, चूंकि हमारा देश बहुत ही कल्चर और बहुत ही रिलीजियसली यूनिफाइड कंट्री है जो शुरू से आता हुआ है, लेकिन ब्रिटिश ने आके उसमें अपनी जो पॉलिसीज़ थी, ब्रिटिश ने आके जो अपनी उनकी जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी उससे इसको इम्पैक्ट करने की कोशिश की। हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे सती, नो डाउट सती प्रैक्टिस को अबॉलिश किया गया, दैट वाज वेरी गुड स्टेप बाय द ब्रिटिशर्स, बट देयर वर कन्वर्जन्स, जो मिशनरी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो कन्वर्जन्स कर रहे थे, और भी सारी चीज़ें जिससे हमारे रिलीजियस को इम्पैक्ट हुआ। और इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ रिलीजन इज़ अ सुप्योरिटी, हम इसको सुप्रीम लेके चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से मेजर रिवॉल्ट्स हुए, कौन कौन से मेजर हमारे सिविल अपराइजिंग्स हुए, इसको हम अपराइजिंग्स के नाम से जानते हैं। हमने पहला देखा सन्यासी रिवॉल्ट, दूसरा हमारा आप देख सकते हैं सन्यासी रिवॉल्ट जो कि बिहार और बंगाल वाले इलाके में होता है। क्या होता है सन्यासी रिवॉल्ट में? सन्यासी रिवॉल्ट मेनली जो था ये साधु लोगों का रिवॉल्ट था, इसे हम सन्यासी रिवॉल्ट के नाम से, इसे हम फकीर रेबेलियन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम फकीर रेबेलियन के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली बंगाल और बिहार वाले इलाके में ये रिवॉल्ट होता है। इस रिवॉल्ट में जो लीड करते हैं लोग, वो उनकी डिमांड ये होती है कि हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इम्पैक्ट किया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो इम्पैक्ट किया जा रहा है उसके वजह से ये डिमांड, ये रिवॉल्ट धीरे धीरे आके ये रिवॉल्ट होता है। तो हमारे जो सन्यासी रिवॉल्ट के जो लीडर्स थे उन लीडर्स का नाम मंजुम शाह, देवी चौधरानी और भी डिफरेंट इसमें लीडर्स हुए। ये इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ने मिलकर इस रिवॉल्ट में साथ दिया था। इस सन्यासी रिवॉल्ट से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा इवेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने अपनी किताब जो आनंद मठ, बहुत ही फेमस किताब है जो आनंद मठ से हमारे वंदे मातरम को भी लिया गया है, उसी आनंद मठ से में इस कहानी का जिक्र करते हैं, देवी चौधरानी का जिक्र करते हैं वो अपनी आनंद मठ वाली किताब में। सन्यासी रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए वॉरेन हास्टिंग, आप टेन्योर देख सकते हैं, ये टेन्योर हमारे वॉरेन हास्टिंग का टेन्योर ही था। इस सन्यासी रिवॉल्ट को सप्रेस करने में हमारे वॉरेन हास्टिंग जो हमारे वाइस रॉय रहते हैं उन्होंने इसको सप्रेस किया था। और कौन से रिवॉल्ट्स हुए हमारे? डिफरेंट रिवॉल्ट्स, जैसे रिवॉल्ट ऑफ ममायर्स, ये हमारे 1769 से 99 तक चलता है असम वाले रीजन में। पॉलीगर्स रिवोल्ट होते हैं जो हमारे तमिलनाडु में होते हैं। पैका रिवोलियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट ये हिस्ट्री का, पैका रिवेलियन ये हमारे उड़ीसा वाले पोर्शन रीजन में होता है। अहोम रिवोल्ट जिसमें हमारे गिरधर साहब रहते हैं, जिसको मोदी जी ने भी ट्रिब्यूट भी दिया था, ये असम में होता है। वहाबी मूवमेंट, बहुत ही रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, बहुत ही फेमस मूवमेंट रहा ये हमारे बिहार वाले रीजन में होता है। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ वाइजनगर, ये हमारे आंध्र प्रदेश में होता है। रिवोल्ट ऑफ केरला होता है, रिवोल्ट ऑफ देवान वेलु थम्पी होता है। सभी रिवोल्ट पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अभी अपने रिवोल्ट के बारे में पढ़ा, हमने सन्यासी के बारे में पढ़ा, अगला जो हमारा रिवोल्ट होगा वो हम देखेंगे पॉलीगर्स रिवोल्ट, जो 1795 से लेकर 1805 तक चलता है। ये 10 इयर्स का जो टेन्योर होता है, इस टेन्योर में तमिलनाडु के रीजन में ये हमारा पॉलीगर रिवोल्ट होता है। कौन थे पॉलीगर्स और क्यों ये रिवोल्ट होता है, किस वजह से, कौन सी ऐसी परेशानी, ब्रिटिश के कौन से सप्रेशन। आप देखो तमिलनाडु की जब बात आती है तो हमें पता है कि ब्रिटिश का एक मद्रास में इनका एक हेडक्वार्टर हुआ करता था, एक कोलकाता में हुआ करता था और बॉम्बे में हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि जब मद्रास प्रोविंस जो हमारे तमिलनाडु रीजन में आता है, वहां पे जो पॉलीगर्स थे, ये पॉलीगर्स रिवोल्टेड व्हेन द नवाब ऑफ आरकोट गेव द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ तिरुनेलवेली एंड द कर्नाटक प्रोविंसेस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो यहाँ के नवाब थे, जो नवाब ऑफ एरकोट थे, उन्होंने दो ऐसी प्रोविंसेस, दो ऐसे जगहों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया, उनके लीज में कर दिया, उनके एम्पावर में कर दिया। तब जाके यहाँ के लोगों ने इसका रिवोल्ट किया। पॉलीगर्स ऑफ नॉर्थ आरकोट रोजन इन रेबेलियन
when they were deprived of their right to collect the कवल फीस। अब ये कवल फीस क्या होता है? जो पॉलीगर्स थे वहां के एक, आप कह सकते हो एक पिजेंट्री टाइप के, एक किसान टाइप के, या फिर एक ट्राइबल टाइप के आप बोल सकते हो, वहां की एक पॉपुलेशन थी। वो पॉपुलेशन प्रोटेस्ट करती है। किस बात पे प्रोटेस्ट करती है? जब ये तीनम वैली और जो कार्नेटिक रीजन है, हमने पढ़ा था कोरोमंडल, ये रीजन पे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं, यहाँ के नवाब ऑफ ऑर्किड जो होते हैं, तब जाके ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा वजह क्या होता है? ये वजह होती है कलेक्ट, जब इनके राइट्स को रोक दिया जाता है, डिप्राइव कर दिया जाता है इनको, कलेक्शन ऑफ द कैवल फीस। अब ये कैवल फीस क्या होती है? कवल और वॉच वॉज ए हेरिडिटरी विलेज पुलिस ऑफिस इन तमिलनाडु। अब क्या है, हमारे यहाँ भी पुलिस सिस्टम्स होते हैं। ये पुलिस सिस्टम तो मॉडर्न टेक्निक्स है। पुराने जमाने में इनकी अपनी एक हेरिडिटी पुलिस सिस्टम चलती थी। हेरिडिटी पुलिस सिस्टम मतलब सपोज दैट एक्स पर्सन है जो पॉलीगर्स हैं और पॉलीगर्स वहां पुलिस का काम कर रहे हैं, चौकीदारी का काम कर रहे हैं, उनके बच्चे भी फिर बाद में उसी काम को करेंगे। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उस टर्म को हम कवल कहते हैं। बेसिकली कवल फीस मतलब ये पर्टिकुलर एरिया की पुलिसिंग जो है वो पॉलीगर्स के द्वारा की जाएगी। और जब ये इलाका ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में ले लेती है, तो वो स्टॉप कर देती है कि नहीं, ये जो आपका कवल फीस है इसको हम नहीं देंगे। और इसके वजह से वहां पे रिवॉल्ट हो जाता है, जिसको हम पॉलीगर रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। पहला फेज जो होता है इस रिवॉल्ट का, उसके लीडर कौन होते हैं? तो उसके लीडर होते हैं हमारे कट्टा बोमन नायकम। इनका नाम होता है कट्टा बोमन नायकम। 2 फेज में होता है ये रिवॉल्ट। आप देख सकते हैं एक 10 इयर्स का टेन्योर, तो ये 2 फेज में होता है। कट्टा बोमन नायकम, हमारे पीटी के पर्सपेक्टिव से हमको इसको याद रखना है। और दूसरा फेज जो होता है, जो ज्यादा ब्रूटल फेज होता है, जिसमें ब्रूटिलिटी के साथ हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस पर हम अटैक्स करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, उसको लीड कौन करते हैं? जो हमारा वायलेंट फेज था उसको लीड करते हैं हमारे ओमान थुराई जो है, ये सेकंड फेज को लीड करते हैं। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। तो ये हमारा पॉलीगर रिवॉल्ट था। आगे हम देखें अगर हमें हमारे कुका मूवमेंट के बारे में। कुका मूवमेंट जो है ये 1840 में होता है। और कहां होता है? ये हमारे पंजाब वाले रीजन में होता है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हिस्ट्री के भगत जवाहर मल कुका मूवमेंट को लीड करते हैं भगत जवाहर मल के द्वारा। 1840 में ये होता है। क्या रीजन होता है इसके पीछे का? तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वर्किंग अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोटिंग इंटर मैरिज, विडो रिमैरेजेस etc। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विडो रिमैरेजेस की बात की जाती है, कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात की जाती है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट, जो कास्ट के कास्टिज्म के अगेंस्ट में, चूंकि कास्ट वाली हेरिडिटी चलती आ रही है, एक परंपरा चलती आ रही है, उस पर जब ब्रिटिश अपना इम्पैक्ट डालती है, एक तो उनकी सप्रेसिव पॉलिसीज, एक तो उनके लैंड रिफॉर्म्स, उनकी सारी पॉलिसीज, जिससे हमें साफ साफ दिखने लगा था कि वो अपने बेनिफिट के लिए, वो हमारे सोशल वर्क के लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन वो अपने बेनिफिट्स के लिए इंडिया के कस्टम, इंडिया के रिलीजन्स पे भी हाथ डाल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ जो हमारे पंजाब प्रोविंस के लोग होते हैं ये उनके अगेंस्ट चले जाते हैं। और उस चीज को लीड करने का काम जो करते हैं वो भगत जवाहर मल करते हैं। आफ्टर द ब्रिटिश टुक पंजाब, द मूवमेंट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ रिलीजियस प्योरिफिकेशन कैंपेन टू अ पॉलिटिकल कैंपेन। इस कैंपेन की शुरुआत होती है, कुका मूवमेंट की शुरुआत होती है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, प्योरिफिकेशन ऑफ रिलीजन। आगे हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स भी पढ़ेंगे, उसमें हम इन सारी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो कुका मूवमेंट है ये प्यूरिफिकेशन ऑफ रिलीजन के लिए स्टार्ट किया जाता है, लेकिन बाद में ये एक पॉलिटिकल कैंपेन बन जाता है अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। द ब्रिटिश क्रश द मूवमेंट बिटवीन 1863 टू 1872। ये जो 1840 में स्टार्ट होता है, इसको लगभग 20 ईयर्स तक ये रिवॉल्ट चलता है और जाके ब्रिटिश इसको बाद में क्रश करने में कामयाब होती है। आगे हमारा रिवॉल्ट जो है, जो हमारा रेबेलियन है, वो पैका रेबेलियन है, जो 1817 में होता है
और कौन से रीजन में होता है? ये उड़ीसा में होता है। जो अभी करंट टाइम का हमारा उड़ीसा है, वहां पे ये हमारा पैका रिबेलियन होता है। पैका रिबेलियन, पैकाज वेर द हेरिडिटरी ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया फुट सोल्जर्स ऑफ उड़ीसा। जैसा कि हमने पॉलीगर्स में देखा कि वो हेरिडिटरी पुलिस वाले होते हैं, कवल फीस को जब उनके डिप्राइव कर दिया जाता है तो वहां पे वो रिबेल कर देते हैं। यहाँ पे उड़ीसा में भी हम देखेंगे पैकाज जो है, जो हमारे लैंड सोल्जर्स होते थे, जो जमीनी सोल्जर्स होते हैं हमारे, वो थे पैकाज। अब क्या होता है कि हेरिडिटरी ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया थे। अब देखते हैं मिलिशिया, मिलिशिया का मतलब ही है मिलिट्री से ये मिलिशिया वर्ड आता है, ठीक है। जो हमारी आर्मी होती है, लैंड आर्मी से ये आता है। यहां पे मेंशन भी मैंने कर दिया है, फुट सोल्जर्स ऑफ उड़ीसा। इस रिवॉल्ट को हम एक और के नाम से जानते हैं, इसको हम खुर्दा रिबेलियन के नाम से भी जानते हैं। क्या रीजंस थी खुर्दा रिबेलियन होने की, या जिसको हम पैका रिबेलियन के नाम से जानते हैं? पैकाज हमारे लैंड सोल्जर्स थे, जो हमारे फुट सोल्जर्स थे। होता क्या है कि जो हमारे वॉल्टर एवर कमीशन, एक कमीशन आती है, अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कि वॉल्टर एवर कमीशन आती है, वो रिकमेंड करती है कि रेंट फ्री लैंड्स ऑफ पैकाज बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। इनके पास जो रेंट फ्री लैंड थी, जो एक लैंड जो पैकाज को मिली हुई थी, चूंकि ये सोल्जर वाला काम करते थे तो इनको रेंट फ्री लैंड जो मिली हुई थी, एक वॉल्टर कमीशन आके उस पे लगाम लगा देती है, उस पर रोक लगा देती है, जिसका रिवॉल्ट तो करेंगे। अब जहां पे आपको रेंट नहीं देना हो रहा था, आप अपने लोगों की सेवा कर रहे थे, आप आर्मीज में थे, आपको फैसिलिटीज मिली हुई थी, अचानक से आप देखते हैं कि रिवॉल्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा वॉल्टर कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ये चीजें जो रेंट फ्री लैंड को लेके थी, उसके चेंज होने की वजह से यहाँ पे ये रिवॉल्ट होना स्टार्ट होता है। और क्या होता है? राइज इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट, अबॉलिशन ऑफ कॉरी करेंसी। देखिए, हमने वहां देखा कवल फीस, यहां पे हमने देखा कौरी करेंसी के बारे में। जब कौरी, आप जानते हैं कौरी, कौड़ी पैसा, पैसा जो पैसे से रिलेटेड है, उस करेंसी का जब एबोलिशन हो जाता है और बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाते हैं, सॉल्ट के दाम बढ़ जाते हैं, अदर चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश अपने बेनिफिट के लिए हमारे इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं देती है। इसके लीडर्स कौन थे? तो बख्शी जगबंधु विद्याधर इनको लीड कर रहे थे। पैका रिबेलियन को लीड कौन कर रहे थे? तो बख्शी जगबंधु विद्याधर लीड कर रहे थे। द रिबेलियन वॉज ब्रूटली repressed by 1818 priest at the Puri temple who had sheltered Jagbandhu were caught and hanged। अब देखिए क्या होता है इसमें स्टोरी। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे लीडर हैं जिनका नाम बख्शी जगबंधु है, बख्शी जगबंधु विद्याधर है, ये जब इस चीज को लीड करते हैं तो इस लाइक ऑल अदर रिवॉल्ट्स, अब देखो ब्रिटिश एक साथ में कितने रिवॉल्ट्स, कितने रिबेलियंस को सप्रेस कर रही है, क्योंकि उनका गोल क्लियर था कि उन्हें इंडिया को कॉलोनी बनानी है। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे क्या वो कॉलोनी बनाने के इरादे से आए थे कि नहीं आए थे। यूपीएससी सवाल भी पूछती है कि क्या वो कॉलोनी बनाने आए थे या एक सिलसिलेवार तरीके से ये कॉलोनी बनती गई। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब विद्याधर जो पैका रिबेलियन करते हैं, जो उड़ीसा के होते हैं, फुट आर्मी जिसको हम मिलिशिया के नाम से जानते हैं, वो जब रिवॉल्ट करते हैं तो रिवॉल्ट को सप्रेस किया जाता है। और यूनिक देखिए आप कैसे लोगों को इम्पैक्ट किया जा रहा है। उड़ीसा की जो फेमस पुरी टेम्पल है, प्रिस्ट एट द पुरी टेम्पल हु हैड शेल्टर्ड, जब पुरी के जो हमारे प्रिस्ट थे, जो हमारे पंडित थे, जो वहाँ के हमारे पंडित थे, वो विद्याधर को जब अपनी शरण देते हैं तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको भी हैंग कर दिया जाता है। आप देखें कि एक पुरी, जगन्नाथ पुरी जो हमारी इतनी फेमस टेम्पल है, जिसका एक इतिहास है, जिसको हम पैगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, वहां उस रिलीजियस प्लेस के प्रीस्ट को भी हैंग कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। आप सोच सकते हैं किस लेवल पे वहां पे सप्रेशन हो रहा था। आगे हम चलते हैं अपने रिवॉल्ट्स की तरफ। एक रिवॉल्ट है जिसको कि हम अहोम रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। ये असम, हमारे नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे असम आता है। इसी पोर्शन में ये रिवॉल्ट होता है जिसको कि हम अहोम के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि असम को अहोम भी कहा जाता था। यहाँ एक अहोम डायनेस्टी भी थी जिसके नाम पे असम का नाम बना। इसे हम कामरूप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कामरूप टेम्पल भी है।
तो ये जो रिवॉल्ट होता है, ब्रिटिश डिड नॉट विड्रॉ फ्रॉम असम। जब म्यांमार से ब्रिटिश एंग्लो बर्मा कॉन्फ्लिक्ट जब होते हैं और बर्मा में अपना वॉर करने के बाद वाया असम ये वॉर करने जाते हैं, लेकिन ये विड्रॉ नहीं करते हैं। एंग्लो बर्मा वॉर के बाद ये विड्रॉ नहीं करते हैं, ये असम में अपनी आर्मीज, असम के लोगों को परसिक्यूशन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, तब जाके जो रिवॉल्ट होता है उसको हम अहोम रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसके जो लीडर थे गोमधर कोनवर, ये अहोम के प्रिंस थे। जो अहोम किंगडम की बात हमने की, अहोम किंगडम जो कि असम वाले प्रोविंस में रूल कर रहे थे, वहां के जो हमारे गोमधर कुंवर थे, इन्होंने इस रिवॉल्ट को लीड किया, लेकिन लाइक अदर रिवॉल्ट्स इनको भी यहां पे सप्रेस कर दिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। आगे देखते हैं हम एक रिवॉल्ट के बारे में, जो हमारा वहाबी मूवमेंट। बेसिकली ये एक मूवमेंट था, ये एक मूवमेंट था जो कि इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। हमने देखा कि कैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ रिलीजन से रिलेटेड, प्यूरिफिकेशन ऑफ रिलीजन कैसे ये कन्वर्ट हो जाता है एक रिवॉल्ट की तरफ। तो वैसे ही वहाबी मूवमेंट एक इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइवल ऑफ इस्लाम के लिए ये मूवमेंट किया गया था। जैसे हम अभी आगे अपने देखेंगे अलग अलग रिवॉल्ट्स में, बैक टू द वेदास की बात करते हैं, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, हमारे जो रामकृष्ण परमहंसा, स्वामी विवेकानंद, ये सब कैसे रिलीजियस रिफॉर्मेशन की बात करेंगे। वैसे ही रिवॉल्ट होता है 1830 से 1861 तक चलता है। बेसिकली ये बिहार और बंगाल वाले रीजन में होता है। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। ये जो हमारा रिवॉल्ट है इसको लीड करते हैं सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, जो इंस्पायर थे, किसकी टीचिंग से इंस्पायर थे, तो ये इंस्पायर थे टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब। सऊदी अरेबिया के एक अब्दुल वहाब थे, उनकी टीचिंग से ये इंस्पायर थे। एंड शाह वलीउल्लाह, ये दिल्ली के थे। ये दो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, जिसमें से एक का नाम था अब्दुल वहाब, दूसरे का नाम था शाह वलीउल्लाह। इनकी टीचिंग से इंस्पायर होकर सैयद अहमद ऑफ रायबरेली ने वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया था। टीटू मीर लीड द मूवमेंट इन द बंगाल रीजन। ये हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाले रीजन से ये स्टार्ट होता है ये रिवॉल्ट, लेकिन बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है, बाद में जो इसकी वर्किंग है, मेन जो गढ़ बनता है वो पटना बन जाता है। पटना से बंगाल वाले और बिहार वाले रीजन से जो लीड करते हैं उनका नाम टीटू मीर होता है। ये कहाँ कहाँ फैलता है, सिथाना जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है वहां ये होता है हमारा वहाबी मूवमेंट। उसके बाद वो चूजन एज अ बेस फॉर ऑपरेशंस, यहां पे ऑपरेशंस करते थे, और बाद में पटना इनका मेन सेंटर बन जाता है। हमने देखा विलायत खान, इनायत खान, ये कई लीडर्स होते हैं जो बाद में जाके जुड़ते हैं इस वहाबी मूवमेंट से और पटना में एक स्ट्रॉन्ग फाइट करते हैं। 1857 के रिवॉल्ट के टाइम में एक न्यू रखते हैं और बहुत ही ब्रूटली और बहुत ही ब्रेवली ये फाइट करते हैं ब्रिटिश के साथ। बाद में इन सभी जो ब्रदर्स थे, जिसको हम विलायत और इनायत ब्रदर्स कहते हैं, उनको हैंग कर दिया जाता है पटना में। तो पटना, जब बिहार के इतिहास हम देखते हैं तो बिहार के इतिहास में वहाबी मूवमेंट और पटना में वहाबी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आगे हम देखते हैं हमारे चुआर अपराइजिंग्स के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी एग्जाम में कि चुआर रेबेलियन कब हुआ था, सीधा सीधा एयर पूछ लिया गया था। तो ये 1776 में होता है और 1798 में भी होता है। ये कौन से रीजन में होता है, तो ये छोटा नागपुर रीजन जो हमारे झारखंड वाला रीजन है वहां पे होता है। इनिशियल क्यों क्या होता है इसमें, कैसे शुरुआत होती है, तो हाइक इन रेवेन्यू इम्पोज्ड ऑन जंगल जमींदार्स। आप जानते हैं ट्राइबल्स आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट्स, इनके फॉरेस्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। और ये चीज़ें हमने देखी हमारे शेड्यूल्स में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि जो हमारे पीवीटीजी वल्नरेबली जो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसको इंडियन गवर्नमेंट भी कितना प्रोटेक्ट करती है, इस चीज़ को भी हम आज के टाइम में देखते हैं। बट ब्रिटिश ने इनके जो जंगल ज़मींदार्स थे उन पे रेवेन्यू हाइक बहुत ज़्यादा, जब इन्होंने रेवेन्यू टैक्स लगाने लगे, ज़मींदारी टैक्स लगाने लगे, फॉरेस्ट पे टैक्स लगाने लगे, तो जाके ये रिवॉल्ट होता है।
कौन कौन से अफेक्टेड एरियाज थे? तो छोटा नागपुर वाला रीजन था, हमारे प्लेन्स ऑफ बंगाल्स थे, परगनाज इन बीरभूम, बनकुरा एंड मिदनापुर, ये सभी जो है हमारी ये मौजूदा टाइम के झारखंड और वेस्ट बंगाल के ये प्लेसेस हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल और बिहार वाला जो रीजन है वहां के प्लेसेस हैं, तो ये एरिया अफेक्टेड होते हैं। सबसे सिग्निफिकेंट श्वार अपराइजिंग अकर्ड इन 1798 अंदर दुर्जन सिंह। ये जो रिवॉल्ट 1776 में शुरू होता है उसको एक मुकाम तक पहुंचाते हैं दुर्जन सिंह 1798 में, और जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था उसका आंसर भी 1798 था। आगे हम अब देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ केरला वर्मा पजहाशी राजा। ये हमारे एक राजा थे। आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया, हमने उड़ीसा की बात की, हमने बंगाल की बात की, छोटा नागपुर टेनेंसी की बात की, हमने असम की बात की, हमने पटना की बात की। आप देखिए केरला में भी एक रिवॉल्ट हो रहा है। इस रिवॉल्ट का नाम है हमारा रिवॉल्ट ऑफ केरला वर्मा। केरला वर्मा पजासी जो थे, ऑल्सो नॉन एज द केरला सिम्हम। ये केरलीज जो मलयालम लैंग्वेज है उसमें इन्हें केरला सिम्हम के नाम से भी जाना जाता था, और साइके राजा या इनको साइके राजा के नाम से भी जाना जाता था। वॉज द डी फैक्टो हेड ऑफ कोटयम इन द मालाबार रीजन। जो हमारा मालाबार रीजन है, ये वाला जो हमारा रीजन है, इस रीजन में ये डिफैक्टो रूलर थे, डिफैक्टो हेड थे। इन्होंने रजिस्ट किया फोर्सेस ऑफ हैदर अली, टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश बिटवीन 1793 एंड 1805। जो हमारा मैसूर वाला रीजन है, आप देख रहे थे यहाँ पे जो ये मैसूर वाला रीजन है वहां पे लीड करने का काम कहीं ना कहीं हमारे कौन कर रहे थे? टीपू सुल्तान कर रहे थे, हैदर अली कर रहे थे, और ब्रिटिश भी वहां अपना इम्पैक्ट लगा रही थी। तो इन सारी चीजों के बीच में, इन सारे सिचुएशंस के बीच में हमने देखा कि इन सारे सिचुएशंस के बीच में जो हमारे किंग है वो भी वहां पे, वन सेकेंड, वो भी वहां पे रूल करने का काम कर रही थी। ठीक है, तो इन्होंने रजिस्ट करने का काम किया। जो हमारे साइके किंग थे इन्होंने रजिस्ट करने का काम किया। ब्रिटिश अपॉइंटेड वीर वर्मा एज दियर राजा। बाद में ब्रिटिश इसको सप्रेस करती है और वहां पे वीर वर्मा नाम के किंग को ये अपॉइंट कर देती है। चूंकि बहुत फैक्चुअल चैप्टर है ये, तो इसमें हम फैक्ट्स बेस्ड ही चैप्टर, इसके पीछे की जो स्टोरीज है उसको मैं आपको कंक्लूड करता जा रहा हूं। तो ये फैक्ट बेस्ड चैप्टर है बेसिकली। अब हम देखेंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल रिवेलियन। अभी तक हमने जितने भी रिवॉल्ट्स की बात की वो हमारे कौन से रिवॉल्ट्स हैं? वो सिविल अपराइजिंग्स थी, ठीक है। लेकिन अब हम ट्राइबल अपराइजिंग्स की बात करेंगे। ट्राइबल्स डिड नॉट व्यू ऑल आउटसाइडर्स एज द एनिमीज। द मनी लैंडर्स and traders were seen as agent of the colonial government and were the targets of the violence, leaving the poor people alone. Resentment against the foreign government is imposition of laws. अब देखते हैं ट्राइबल लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई। क्या ट्राइबल को सभी से परेशानी थी? नहीं। एक वर्ड का इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं दीकूज। दीकूज वो आउटसाइडर्स होते हैं जिनसे ट्राइबल पॉपुलेशन को खतरा होता है। जैसे मनी लैंडर्स थे, जमींदार थे, जो ब्रिटिश लोगों के जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिश की जो आर्मी थी, जो भी उनको सप्रेशन में डालती थी, उनको वो दिकूस कहते थे। आज के टाइम में भी आउटसाइडर से जो एक खौफ होता है वो चीज़ें देखने को मिलती है ट्राइबल पॉपुलेशन में। वो नहीं चाहते कि उनके कल्चर में, उनके कस्टम में आके कोई इंटरफेरेंस करे। और ऐसा ही काम जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया तो वहाँ पर रिवॉल्ट्स की शुरुआत होने लगती है। आज हम देखते हैं कौन कौन से रिवॉल्ट्स हमें पढ़ने। सबसे पहले हमें पहाड़िया रिबेलियन देखना है 1778। आप देख सकते हैं कितना पुराना ये, जब पैरेलली बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पलासी हो रहा है उसी के आसपास का ये पहाड़िया रिबेलियन होता है, जो हमारा राजमहल हिल्स में होता है। राजमहल हिल्स मौजूदा टाइम के अगर आप बिहार को देखें और आप झारखंड को देखें तो ये भागलपुर वाला जो पोर्शन होता है, भागलपुर, और जो हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन होता है, संथाल परगना वाला जो पॉपुलेशन होता है, वहां पे ये राजमहल हिल्स होता है। तो हिल ड्वेलर्स नियर राजमहल हिल्स कौन करते हैं इस प्रोटेस्ट को? तो हिल ड्वेलर्स थे, जो पहाड़ों में रहने वाले जो हमारे ट्राइबल्स थे। कॉन्फ्लिक्ट एक्सकेलेटेड इन द लेट 18th सेंचुरी विद ब्रिटिश प्रोमोटेड सेटल्ड एग्रीकल्चर। ब्रिटिश ने क्या, इनकी एग्रीकल्चरल लैंड को, एक टर्म आता है जिसे हम दामनी कुह के नाम से जानते हैं, ठीक है।
दामन कू का मतलब है फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो जब इनके फॉरेस्ट, जब इनके एग्रीकल्चर पे वो अपनी पॉलिसीज लगाने लगते हैं, अपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाने लगते हैं, तो ये रिवॉल्ट करते हैं। इन द 1770s द ब्रिटिश वायलेंटली अटैक्ड पहाड़ियाज prompting a rebellion in 1778 led by राजा जगन्नाथ in the 1780s। अब क्या है, जब ब्रिटिश अटैक कर रही है, तो ये उसको प्रॉम्प्ट करेंगे, उसको रेबल करेंगे, तब जाके हमारे एक लीडर होते हैं जिनका नाम होता है राजा जगन्नाथ। राजा जगन्नाथ वाज द मेन लीडर ऑफ पहाड़िया रिवॉल्यूशन, और उन्होंने बहुत ही मजबूती से फाइट किया पहाड़िया रिवॉल्यूशन। दूसरा चुआर रिवेलियन जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं तिलका माझी रिवॉल्ट, बहुत फेमस पर्सनालिटी। अगर आप बिहार स्टेट की बात करेंगे तो यहां पे एक जगह है जिसका नाम है भागलपुर। इस प्लेस से ये तिलका माझी रिवॉल्ट करते हैं। क्या करते हैं ये हम देखते हैं आगे। तिलका माझी, जिनका नाम जबरा पहाड़िया, लेड रिवोल्ट इन द परगना अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज, पर्टिकुलरली अपोजिंग द डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी। जो ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी थी, जो स्टेट में स्टेट को लड़ा देते थे, किंग से किंग को लड़ा देते थे, उस चीज के अगेंस्ट में तिलका माझी ने इन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्या किया इन्होंने, ये सुल्तानगंज, ये भागलपुर जो मैंने आपको बताया उसी रीजन में ये आता है सुल्तानगंज, वहां पे से इन्होंने ऑपरेट किया। ही ऑर्गेनाइज गुरिल्ला वारफेयर, इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक्स लगाए, और इन्होंने एक बहुत ही ब्रिटिश के जो सीनियर ऑफिशियल थे उनको इन्होंने ऑगस्ट क्लीवलैंड, उनको इन्होंने अपने तीर से मार दिया। और जब इन्होंने he led an attack at भागलपुर allegedly shooting the British magistrate ऑगस्ट क्लीवलैंड। इन्होंने ऑगस्ट क्लीवलैंड नाम के जो ब्रिटिश के मैजिस्ट्रेट थे, जो सीनियर ऑफिशियल थे, उनको मार देते हैं। इनको मारने की वजह से फिर इनको परसिक्यूट किया जाता है, इनको कैप्चर करके इनको हैंग कर दिया जाता है। और आज भी वहाँ एक जगह है जिसका नाम तिलका माझी के नाम से, तिलका माझी चौक के नाम से फेमस है। वहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। तिलका इज रिवर्स्ड एज द फर्स्ट आदिवासी लीडर टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो तिलका माझी इतने फेमस पर्सनालिटी थे कि इंडिया में इतने रिवॉल्ट्स में, ट्राइबल रिवॉल्ट्स में और भी कई सारे रिवॉल्ट में, उसमें ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आर्म्स का इस्तेमाल किया था, जिन्होंने किसी को किल किया था, किसी ब्रिटिश पर्सनालिटी को किल करने वाले तिलका माझी थे। आप देख सकते कितने मल्टीपल डाइवर्सिटी वाले रीजन में डिफरेंट रीजन्स की वजह से डिफरेंट रीजन में कैसे रिवॉल्ट हो रहे थे, और ये सब एक बेस तैयार कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में। एक वो जो वॉल्केनिक एरप्शन होने वाला था उसकी फाउंडेशंस तैयार कर रहे थे। दूसरा सेम हमारे छोटा नागपुर वाले रीजन में, बिहार वाले रीजन में ही होता है संथाल रिवेलियन, बहुत ही फेमस रिवेलियन संथाल रिवेलियन। दिस रिवेलियन वाज लीड बाय सिद्धू कानू चांद एंड भैरव, और इनकी 2 सिस्टर्स थी झूमो और फूलो। इनके द्वारा ये जो हमारा रेबेलियन है ये किया गया था। ये 4 ब्रदर्स सिद्धू कानू चांद एंड भैरव ने ये संथाल रिवेलियन, इंडिया के हिस्ट्री के ट्राइबल रिवेलियंस में सबसे फेमस रिवेलियन में से एक ये संथाल रिवेलियन होता है। क्या ड्यूरेशन होती है, तो जस्ट आप देख सकते हैं कि 1857 के रिवोल्ट से पहले ये इनका टेन्योर होता है। द रिवोल्ट टुक प्लेस इन प्रेजेंट डे झारखंड, द पार्ट ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, मेनली इन द राजमहल हिल्स। जो राजमहल हिल्स वाला पोर्शन है वहां पे ये हमारा संथाल रिवेलियन होता है। कॉज क्या होते हैं, एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन बाय ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी, लैंडलॉर्ड, जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स। सेम वही रीजन है, कैसे जमीनों पे हक जता रहे हैं ब्रिटिश, कैसे टैक्स, हाई टैक्स ले रही है, कैसे मनी लैंडर्स के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं वहां के ट्राइबल पॉपुलेशन। इन सब चीज के विरोध में ये स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, एस्टेब्लिश सेल्फ रूल। पहली बार सेल्फ रूल की बात यहाँ पे की जाती है। जिस रेबेलियन में पहली बार सेल्फ रूल की बात की जाती है वो हमारा संथाल रेबेलियन होता है। यहाँ पे सेल्फ रूल की बात करते हैं। फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑपरेशन, रेवेन्यू पॉलिसीज एंड एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस। जितनी भी प्रैक्टिसेस थी, जितनी भी एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस थी हमारे ब्रिटिश के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके अगेंस्ट में जाके ये अपने सेल्फ रूल की बात करते हैं। दामन कू का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है एजेस ऑफ द हिल्स। मतलब ये जो हिल्स हैं हमारे, इनका कहना था कि ये हिल्स, ये फॉरेस्ट, ये सब हमारे हैं, ट्राइबल्स के हैं, इसमें हमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। संथाल कॉल्ड द रिवेलियन हूल। इस रिवेलियन को हूल रिवेलियन के नाम से भी जाना जाता है। इस रिवेलियन को हम हूल रिवेलियन के नाम से भी जानते हैं। संथाल हुल रिवेलियन कहते हैं हम इसको। मीनिंग अ मूवमेंट फॉर लिबरेशन, ये आजादी की लड़ाई थी।
ये आजादी की लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। आप देख सकते हैं कैसे फाउंडेशन यहां पे हमारी आजादी का फाउंडेशन बन गया। द संथाल परगना वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम विद स्पेशल लॉज फॉर ट्राइबल्स। क्या आउटकम्स आए? ये इतना स्ट्रॉन्ग रिबेलियन रहता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट रहता है अंग्रेजों के खिलाफ कि उनके लोगों को मारा जाता है। उनके लोगों को, जो ब्रिटिश आर्मी थी जिसको दीगूस कहते थे, उनको ये गुरिल्ला वॉरफेयर कर करके मारते थे। एट द एंड ये चारों भाइयों को मार दिया जाता है, किसी को फांसी दे दी जाती है, किसी को शूट कर दिया जाता है। लेकिन इसका आउटकम ये आता है कि यहाँ पे संथाल परगना एक्ट बना दिया जाता है, जो आज के टाइम में भी आप झारखंड जाएंगे तो वहाँ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना एक्ट आज भी चलता है। उसके बाद खोंड अपराइजिंग। ये खोंड अपराइजिंग क्या था? इसको चक्रा बिश्नोई नाम के एक हिली रीजन स्पेनिंग फ्रॉम ओडिशा टू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में एक खोंड रिवोलियन होता है जिसको चक्रा बिश्नोई लीड करते हैं। अपोज द सेपरेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, न्यू टैक्सेस एंड द एंट्री ऑफ जमींदार इनटू देयर एरियाज। जो ह्यूमन सेक्रीफाइस का एक कल्चर होता है तो उसको ब्रिटिश स्टॉप करती है, तो उसके खिलाफ हमारे चक्रा बिश्नोई प्रोटेस्ट करते हैं, हमारा रेबेलियन होता है जिसको हम खोंड रेबेलियन के नाम से जानते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चक्रा बिश्नोई नाम हमें याद रखना है। आगे हम देखते हैं ताना भगत मूवमेंट। ये ताना भगत मूवमेंट क्या था? ताना भगत मूवमेंट से पहले हम बिरसा मूवमेंट की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री। बिरसा मुंडा, जिसे बिरसा भगवान के नाम से हम जानते हैं, वही बिरसा मुंडा। अभी आप अगर करंट इंडिपेंडेंस डे की स्पीच सुनेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो वहां ये जिक्र करते हैं बिरसा भगवान के बारे में। ये बिरसा भगवान, बिरसा मुंडा कौन थे? तो इनका जो रिवॉल्ट होता है उसे हम बिरसा मुंडा रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं, और इसे लोकल लैंग्वेज में इन्होंने उलगलान का नाम दिया था। उलगलान, ग्रेट ट्यूमल्ट। तो ये उलगलान क्या होता है? उलगलान भी आजादी की बात करता है, ठीक है। एम टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट मुंडा राज विथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। यहां भी इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, सेल्फ रूल की बात हो रही है, लिबरेशन की बात हो रही है। तो बिरसा मुंडा, जो कि इस मूवमेंट के लीडर होते हैं, बिरसा मुंडा के बारे में कहा जाता है कि बहुत इन्होंने मिशनरी एजुकेशन भी लिया हुआ था। ये टैक्टिक्स को जानते थे ब्रिटिश की। इनके सिंह बोंगा नाम के, इनके यहां एक सिंह बोंगा थे जिनको ये अपना भगवान मानते थे। और अगर हम बिरसा मुंडा की बात करें तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था अमर पांडे, नाम था इनके गुरु का। और दिस मूवमेंट स्टार्टेड विथ एंगर अगेंस्ट मनी लैंडर्स एंड आउटसाइडर्स दिकूस। जो हमने दिकूस का जिक्र किया, उस दिकूस के अगेंस्ट में और क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट में ये शुरुआत की जाती है इस प्रोटेस्ट की। द मूवमेंट वाज लेड बाय बिरसा मुंडा, द लीडर एंड फ्रीडम फाइटर। उसके बाद हमारे रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स। बिरसा मुंडा बात करते हैं रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ये रिवाइवल की बात करते हैं, प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, अल्कोहल को छोड़ने की बात करते हैं। ये बोलते हैं अगर आपको दिकूस से लड़ना है, आपको ब्रिटिश से लड़ना है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एम्फसाइज द रिजेक्शन ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक विच क्राफ्ट। ये जो विच क्राफ्ट जिसको हम कहते हैं, जो एविल एक्टिविटीज होती हैं, इल एक्टिविटीज होती हैं, उसको खत्म करने की बात ये करते हैं। एंड द एडॉप्शन ऑफ मोरल एंड सोशल रिफॉर्म्स, मोरल एंड सोशल रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं। लेकिन क्या होता है, ब्रिटिश सपरेशन कैसे करती है? ब्रिटिश फोर्स इवेंचुअली कैप्चर्ड बिरसा मुंडा और उनको जेल के अंदर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनको मार दिया जाता है, और कहा जाता है कि उनकी डेथ कॉलरा से हो गई थी। तो इम्पैक्ट क्या हुआ इस मूवमेंट का? लेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मुंडाज ओवर देयर लैंड, इवेंचुअली रिजल्टेड इन द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। हमने बोला कि अभी संथाल रिवॉल्ट के बाद संथाल परगना एक्ट बनता है, बिरसा मुंडा के बाद बिरसा मतलब ये जो हमारा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनता है। तो ये बिरसा मुंडा बहुत फेमस पर्सनैलिटी अमंग्स द ट्राइबल्स, भगवान की उपाधि, भगवान माना जाता है इनको। अब हम अपने एक और रिवॉल्ट को देखेंगे जो हमने देखा, ताना भगत मूवमेंट। ये बहुत ही रीसेंट रिवॉल्ट होता है, 1914-15 आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी आ चुके हैं तब का ये रिवॉल्ट है। क्या होता है? दे वेर अगेंस्ट बोथ मनी लैंडर्स एंड मिशनरीज। ये मनी लैंडर्स के भी अगेंस्ट रहते हैं और मिशनरीज के भी अगेंस्ट रहते हैं। ये इनका नाम ताना भगत है, ठीक है। ताना भगत मूवमेंट वॉज प्रीमियरली रिलीजियस एंड नॉन वायलेंट। ये नॉन वायलेंट
आप देख रहे हैं सारे रिवॉल्ट में वहां पे वायलेंस की बात होती है, लेकिन यहाँ नॉन वायलेंट होता है। ये गांधी जी के फॉलोअर होते हैं, इवन ये सत्याग्रह को फॉलो करते हैं, सत्याग्रह मूवमेंट, और ये गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट में इनका साथ भी देते हैं गांधी जी का। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि गांधी जी का जिक्र आता है। इन 1921 ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द ताना भगत अलाइन दमसेल्फ विद द कांग्रेस। तो ये कांग्रेस से अलाइन भी करते हैं और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ भी देते हैं गांधी जी का। अब हम समअप करते हैं इस चैप्टर को। हमने डिफरेंट रिवॉल्ट देखे, हमने सिविल अपराइजिंग्स देखे, हमने ट्राइबल अपराइजिंग्स देखे, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने कोल अपराइजिंग देखा, छोटा नागपुर रीजन में होता है। ये लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड ब्रिटिश पॉलिसीज अफेक्टिंग जो कोल रीजन था, इसको लीड करते हैं हमारे बुद्धू भगत, लीड करते हैं कोल अपराइजिंग को। हो एंड मुंडा अपराइजिंग की अगर हम बात करें, ये झारखंड रीजन में होता है और ये भी हमारे रेवेन्यू पॉलिसीज के लिए होता है। इसको कौन लीड करते हैं? तो इसको राजा प्रहात लीड करते हैं। हमने खोंडा दोरा कैंपेन के बारे में पढ़ा। ये छोटे छोटे रिवोल्ट्स हैं जिसको कि हमने एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे रख दिया। इसको कौन? मलाया मोबिलाइजिंग खोंडा डोराज। ये इसको कोड़ा मलाया कौन से रीजन में होता है? ये देख सकते हैं विशाखापट्टनम, साउथ वाले रीजन में होता है। भील रिवॉल्ट की अगर हम बात करें, भील जो ट्राइब इंडिया के सबसे बड़ी ट्राइब में से एक है, उस ट्राइब में वेस्टर्न घाट रीजन में पाई जाती है, वहां पे ये रिवॉल्ट होता है। इसको लीड करते हैं हमारे गोविंद गुरु लीड करते हैं। अगर हम रंपा रिवॉल्ट की बात करें, रंपा रेबेलियन के नाम से हम इसको जानते हैं, 1916, 1920, 24, ये हमारे इंडिपेंडेंस जो फ्रीडम स्ट्रगल हमारा हो रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल के आसपास में होता है, आंध्र प्रदेश के रीजन में होता है। इसको अल्लूरी सीताराम राजू अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस। आपने RRR मूवी देखी होगी, उसमें जो स्टोरी है वो अल्लूरी सीताराम राजू से ही रिलेटेड है, ये आप देख सकते हैं। फॉरेस्ट सत्याग्रह होते हैं, कहाँ होता है? तो गुंटूर रीजन जो है हमारा, पलामू बिहार वाले रीजन में, वहां पे ये होता है। इसको चेंचूज, जिसको गुंटूर के थे, और कारवार्स पलामू के जो है वो लीड करते हैं। और हमारा रामोसी अपराइजिंग, अगर हम लास्ट रिवॉल्ट की बात करें, जो हमारे वेस्टर्न घाट वाले रीजन में होता है, जिसको चित्तूर सिंह और उमाजी नायक लीड करते हैं। तो हमारे बहुत सारे रिवॉल्ट में एक बेस बना, कैसे रिसेंटमेंट दिखाते हैं, कैसे लोग सेपरेशन के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, उस चीज को हमने देखा इस चैप्टर में। हमने सारे कवरेज के साथ हमने सिविल अपराइजिंग को देखा, हमने ट्राइबल अपराइजिंग को देखा, हमने साउथ के अपराइजिंग्स को देखा। तो जितने मैक्सिमम हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, सबको हमने कवर किया। फैक्चुअल प्लस स्टोरी बेस्ड हमने कवर किया। आगे हम देखेंगे कैसे बेस बनता है और इसके बाद कैसे हमारा रिवॉल्ट होता है, उस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।